आज अपने बात करेंगे मनसबदारी के बारे में। मनसबदारी प्रथा। मनसबदारी के प्रथा के बारे में अपने बात करेंगे। इसमें अकबर के समय के प्रारंभिक समय में अकबर के प्रारंभिक समय में मनसबदारी प्रथा का प्रचलन हुआ। उस समय अकबर के काल में उसकी जो सेना थी उसमें कई जातियां थी। तुर्क, मंगोल, अफगानी, ये कुछ जातियां थी जिन्होंने क्या है कि उस समय अपना प्रभाव जमा लिया था। इनके जो अधिकारी थे वो क्या है कि अधिकारियों के अंडर में जो ये जातियां थी वो उनके अंडर में आती थी। तुर्क आते थे, मंगोल आते थे, अफगानी आते थे। परंतु धीरे धीरे क्या हुआ, अकबर ने इनका प्रभाव कम करने के लिए मनसबदारी प्रथा का गठन किया। उस समय क्या है कि ये जो तुर्क अधिकारी थे ये पावरफुल हो गए। इनके पावरफुल होने के कारण अन्य जो जातियां थी वो इनके अंडर में नहीं काम करती थी। और जो तुर्क जाति थी वो क्या है अपने अधिकारियों को पसंद करती थी। परिणाम स्वरूप अकबर ने क्या है मनसबदारी प्रथा का प्रचलन किया। हुमायूं के समय अपनी बात करेंगे हुमायूं के काल की। तो हुमायूं के समय क्या था कि उसकी सैन्य व्यवस्था क्या थी, बहुत कमजोर थी। सैन्य व्यवस्था बहुत कमजोर थी। सैन्य व्यवस्था कमजोर होने के कई कारण थे। उस समय क्या थे, जो ये अधिकारी थे ये क्या हो गए थे, पावरफुल हो गए थे। और इन्होंने अपने समय में सारी जो बागडोर है वो अपने हाथों में ले ली थी। बागडोर हाथों में लेने के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि हुमायूं का ऊपर कंट्रोल नहीं था। परिणाम स्वरूप क्या हो गए, अधिकारी सर्वस्व हो गए। उसके परिणाम स्वरूप धीरे धीरे करके हुमायूं की अयोग्यता के कारण क्या हुआ, अधिकारियों का बोलबाला उस समय मुगल साम्राज्य में होने लगा। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि अकबर ने इस स्थिति को देखा और उन्होंने अकबर के काल में क्या मनसबदारी प्रथा प्रचलन में है। अब अपनी बात करेंगे मनसबदारी प्रथा का अर्थ। मनसबदारी प्रथा का अर्थ। मनसबदारी प्रथा का अर्थ जहां तक है ये क्या है कि अरबी शब्द से लिया गया है। अरबी शब्द से इसका उदय माना गया है, जिसका अर्थ होता है निश्चित स्थान। निश्चित स्थान। उस समय मनसबदारी प्रथा का जो अर्थ है वो निश्चित स्थान दिया गया और धीरे धीरे उस समय क्या है मनसबदारी प्रथा प्रचलन में आ गई। और उस समय अबुल फजल ने अपने को बताया कि जो मनसबदारी प्रथा थी उसके अंतर्गत उसने बताया कि उस समय कम से कम जो सैनिकों की संख्या होती थी 10 सैनिकों पर मनसबदार नियुक्त किए जाते थे। उसके पश्चात जो हाईएस्ट थे वो थे 10,000 सैनिकों पर मनसबदार होते थे। और धीरे धीरे इनकी संख्या क्या है कि औरंगजेब के काल में, औरंगजेब के समय इनकी संख्या
बढ़ी, जो कि 16,000 मनसबदार माने जाते हैं। इसके पश्चात अपनी बात करेंगे मनसबदार की किस्में। मनसबदार की किस्में, इसको उस समय दो भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया। वो निम्न प्रकार से है। एक नंबर अस्थायी, एक नंबर स्थायी, दो नंबर अस्थायी। उस समय स्थायी को जो नाम दिया गया था वो था गैर मशरूत, गैर मशरूत नाम दिया गया, और अस्थायी उसको मशरूत नाम दिया गया। जो स्थायी थे अकबर के काल में, उनका जो कार्य था वो क्या था, परमानेंट था। वो स्थायी होते थे और उनको जो युद्ध वगैरह में या विद्रोह होने पर, आंतरिक या बाहरी विद्रोह होने पर, इन स्थायी लोगों को क्या है, जो मनसबदार थे, इनको उपयोग में लिया जाता था और वो सम्राट के अधीन होते थे, उनके अनुसार ये कार्य करते थे। जो अस्थायी है, अस्थायी का उस समय क्या था कि अकबर के समय अस्थायी नियुक्त किए जाते थे। अगर राज्य के अंदर विद्रोह हो जाए तो उस समय अस्थायी मनसबदार नियुक्त किए जाते थे, जो कि उस समय की व्यवस्था संभालने में अपना योगदान देते थे। धीरे धीरे अकबर ने स्थायी को काफी पावरफुल कर दिया। अस्थायी कुछ समय के लिए नियुक्त किए जाते थे। जो स्थायी होते थे उनको अतिरिक्त कार्य के रूप में, अतिरिक्त कार्य के रूप में ये पदभार अस्थायी को दिया जाता था, वो अतिरिक्त कार्य को सौंपा जाता था। वो क्या करते थे, इस कार्य को अपने समय में संभालते थे और परिणाम स्वरूप उस कार्य के समाप्त होने पर उसको अस्थायी पद से हटा दिया जाता था, और जो स्थायी के अंतर्गत जो उनको वेतन मिलता था, उसके अलावा अस्थायी का वेतन है वो भी मिलता था। स्थायी और अस्थायी जो मनसबदार होते थे उनको वेतन के रूप में जागीरें प्रदान की जाती थी। जागीरें उसमें उनको दी जाती थी। जागीरों से तात्पर्य ये है कि जागीरों से जो प्राप्त इनको जो आय होती थी वो क्या, इनके परिवार के पालन पोषण में काम आती थी। इसके अतिरिक्त सम्राट इन्हें जो इनके अंदर जो सैनिक जो कार्य करते थे उनको गुजारा भत्ते के रूप में, वेतन के रूप में इनको अलग से जागीर या नगद वेतन प्रदान करते थे, जो कि उनको जो सैनिक है उनके लिए दिया जाता था। उस समय जो शासन की जो मनसबदारी प्रथा के अंदर जो पूर्ण जो बागडोर थी वो सम्राट ने संभाल रखी थी। अब अपने बात करेंगे ये मनसबदारी की किस्में थी। अब अपने बात करेंगे मनसबदारी की
मनसबदारी की श्रेणियां। उस समय मनसबदारी की जो श्रेणियां थी वो 3 भागों में बांटा गया था। 3 भाग निम्न प्रकार से हैं। 3 भागों में बांटा गया था, जो कि निम्न प्रकार से है। फर्स्ट, मनसबदार, अमीर, और जो तीसरा है उसको अपने उमरा ए आजम के नाम से जानते हैं। उमरा ए आजम के नाम से पुकारा जाता है। इसमें जो मनसबदार होते थे उनको जो उच्च वर्ग के लोग इसके अंतर्गत मनसबदार के अंतर्गत आते थे, और अमीर जो कि 200 से ऊपर वाले मनसबदार थे वो इसके अंतर्गत आते थे। फिर अपने बात करेंगे उमरा ए आजम। इसके बारे में विद्वानों में मतभेद है, परंतु ये माना जाता है कि जो 200 से नीचे होते थे वो उमरा ए आजम के अंतर्गत आते थे। अब अपने बात करेंगे मनसबदारों की नियुक्तियां। मनसबदारों की नियुक्तियां। मनसबदारों की नियुक्तियों से संबंधित अपने को याद रखता है कि उस समय मनसबदारों को नियुक्त करने का जो अधिकार था वो सम्राट के पास था। सम्राट इन मनसबदारों को नियुक्त करता था और उनका वेतन वगैरह निर्धारित करता था। उनको जागीर वगैरह प्रदान करने का काम करता था। इसके अलावा मनसबदार को नियुक्त करने का अधिकार था। इसके अलावा उन्हें उनके पद से हटाने का भी अधिकार सम्राट के पास था। इसके अलावा अपनी बात करेंगे जो मनसबदार है इनको उस समय सम्राट दंड देने का भी अधिकार था। दंड देने का अधिकार भी सम्राट के पास था। एक बार अपने फिर से बात करेंगे मनसबदार की नियुक्ति से संबंधित जो अधिकार था वो सम्राट के पास था, और उस समय जो मनसबदार थे उनको जागीरें प्रदान की जाती थी सम्राट द्वारा, और उनका जो पद से हटाने का अधिकार था वो सिर्फ सम्राट के पास था। इन्हें नियुक्त करने का अधिकार भी सम्राट के पास था, और अगर कोई मनसबदार अपना पद का दुरुपयोग करता तो उसे दंड देने का अधिकार भी सम्राट के पास था। फिर अब अपनी बात करेंगे जात और स्वभाव। जात और स्वभाव। जात और स्वभाव ये दोनों अलग अलग शब्द है। इसमें क्या है कि उस समय विद्वानों ने इनकी जो व्याख्या दी है वो अलग अलग दी है। कुछ विद्वानों के अनुसार जात जो पैदल सैनिक होते थे उनको जात के नाम से जानते थे। पैदल सैनिक होते थे उनको जात के नाम से जाना जाता था। स्वभाव से तात्पर्य है गुण स्वभाव।
अपने इसमें अकेला घुड़सवार नहीं लेंगे, इसके अलावा जो हाथी पर सवार, इसके अलावा अन्य किसी पशु पर सवार है वो इसके अंतर्गत आते थे। तो उस समय धीरे धीरे जात और सवार को अलग अलग किया गया। इसमें जो औरंगजेब के समय दारा शिकोह था उसको औरंगजेब ने 40,000 जात सौंपा और इसके अलावा सवार 40,000 सवार का पद प्रदान किया। ये जो जात और सवार के और पद दिए जाते थे या उनके पदों में बढ़ोतरी की जाती थी, उनको पदों को बढ़ाया जाता था, तो ये सिर्फ राजकुमारों के लिए किया जाता था। राजकुमारों के लिए किया जाता था। वेतन और भत्ता, मनसबदार का जो वेतन और भत्ता था उसके बारे में अपने को जानकारी मिलती है। जो मनसबदार थे उनको जो वेतन दिया जाता था वो क्या है कि जागीर अथवा नगद के रूप में दिया जाता था। इसके अलावा युद्ध के समय विजयी होने पर उनको उपहार अलग से भत्ता भी दिया जाता था। वेतन को इस प्रकार सुव्यवस्थित किया गया था कि उनको क्या है कि जो जागीर सौंपी जाती थी, जो उनसे जो आय प्राप्त होती थी वो सिर्फ मनसबदारों को ही प्राप्त होती थी। परिणाम स्वरूप वेतन के मामले में इनको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं थी। जो वेतन मिलता था वो जागीर के अलावा इनको नगद के रूप में भी मिलता था, जो कि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से बताया है। मनसब की श्रेणियां, मनसब की श्रेणियां पीछे हमने बात कर चुके हैं। जो मनसब की श्रेणियां थी वो 3 भागों में बांटी गई थी। उसके अंदर जैसे फर्स्ट आ गया था अमीर, मनसबदार, ये जो श्रेणियां थी अमीर और मनसबदार की, जो मनसबदार थे इन 3 भागों में बांटने का उद्देश्य यह था कि इनको क्या है जो कार्य है वो क्या 3 भागों में बंट जाए और वो क्या आसानी से कार्य कर सके। और परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि इससे क्या है जो शासन सुचारू रूप से चलने लगा। इसके बाद में बात करेंगे मनसबदारों की नियुक्तियां। मनसबदारों की नियुक्तियों की अपनी बात करनी है
इसमें मनसबदारों की ड्यूटियाँ वो सम्राट द्वारा की जाती थी। तो मनसबदारों के पास ये पावर थी कि मनसबदार क्या करते थे, सैनिक नियुक्त करते थे। मनसबदारों द्वारा सैनिकों की भर्ती करना। उस समय सम्राट ने सैनिकों को भर्ती करने की जो दायित्व है वो मनसबदारों को सौंपा और उन्होंने जो मनसबदार होते थे वो सैनिकों को भर्ती करते थे। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जो मनसबदार जिस जाति से संबंधित होता था वो क्या है कि लगभग अपने ही जाति के लोगों को अपनी सेना में लेता था। ये जो अधिकार दिया था इससे काफी सुधार भी हुआ और कई दोष भी देखने को मिला। दोष इसमें देखने को ये मिला, ये सिर्फ जो जाति के लोग होते थे उसी जाति का इनका जो अधिकारी होता था यानी मनसबदार, वो जो सैनिक होते थे वो सिर्फ अपने मनसबदारी या अधिकारी की बात को सुनते थे। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि धीरे धीरे मनसबदार क्या हो गए, शक्तिशाली हो गए। परिणाम स्वरूप क्या है कि इसके कारण सम्राट को भविष्य में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। अब अपनी बात करेंगे जब्ती प्रथा। अपने जब्ती प्रथा से तात्पर्य है कि उस समय मनसबदारों के अंदर ये प्रथा देखने को मिली। उस समय क्या था कि मनसबदार की मृत्यु हो जाने पर उसकी जो संपत्ति होती थी अर्थात जो जागीर होती थी उस पर राज्य का अधिकार होता था। राज्य का अधिकार होने के परिणाम स्वरूप उस पर नियंत्रण सम्राट का होता था। अब जब्ती प्रथा द्वारा के कारण मनसबदार काफी भोगविलासी हो गए। इनमें अनेक बुराइयां आ गई मनसबदारों में। परिणाम स्वरूप उन्हें पता था कि अगर जागीर है या हमारी निजी संपत्ति है या उनके पास जो धन है, उन्हें भय था कि उनकी मृत्यु हो जाने के बाद सारा धन राज्य हड़पनेगा जो कि सम्राट के पास चला जाएगा। परिणाम स्वरूप इन्होंने क्या किया, भोगविलासी जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया। अब उस समय हमें ये जानकारी मिलती है कि युद्ध के समय ये अपने साथ नर्तकियों, दास इत्यादि को अपने साथ ले जाते थे, जिसके कारण सेना से ज्यादा इन पर खर्चा किया जाता था। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि ये क्या है कि सैन्य दृष्टि से नुकसानदायक। इसके अलावा जब्ती प्रथा के अंतर्गत अगर कोई मनसबदार अयोग्य निकल जाए तो उससे भी उसकी जागीर हड़पने जाती थी। जो जागीर मिली हुई होती थी, जो मनसबदार होता था, जो उसका पुत्र होता था, उस
जागीर या संपत्ति में से दिया जाता था। पुत्र को कुछ हिस्सा दिया जाता था। पुत्र को पूर्णतः अधिकतर जो संपत्ति थी वो क्या है कि राज्य ले लेता था। परिणाम स्वरूप जब्ती प्रथा के अनेक दोष देखने को मिले। इससे क्या है, मनसबदारों में क्या है कि भोग विलास की प्रवृत्ति की ओर अधिक ध्यान देने लगे। अब अपनी बात करेंगे अकबर के बाद। अकबर के बाद के जो शासक थे उनमें जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, ये शासक आते हैं क्रम से। और उस समय जहां शाहजहां के समय अकबर के पश्चात जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। तो अकबर के बाद धीरे धीरे जो मनसब है, मनसबदारी प्रथा, इसमें तीव्र गति से बढ़ोतरी हुई। इसमें क्या थे, जो राजकुमार थे उनके, राजकुमारों के जो मनसब थे उनको तीव्र गति से बढ़ाया गया। परिणाम स्वरूप यहाँ पर जो राजकुमार है वो काफी शक्तिशाली हो गए। और पर जो शाहजहां, शाहजहां का पुत्र था दारा शिकोह, दारा शिकोह को उस समय 40,000 जाट और 40,000 सवार का पद दिया गया है। इसके पीछे उद्देश्य ये होता था शासक का कि जो राजकुमार है उनके मान सम्मान में बढ़ोतरी हो। इसके अलावा जो इनको मनसब प्रदान किए जाते थे तो उसके अंतर्गत इनका जो वेतन जो प्राप्त होता था वो जागीर से प्राप्त होता था, परंतु इनके वेतन में बढ़ोतरी नहीं होती थी, वेतन बढ़ोतरी नहीं होती थी। शाहजहां ने अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया तो इसने अपने जो राजकुमार थे उसमें परवेज के पद में बढ़ोतरी की। उसने उसे 40,000 जाट प्रदान किए। इसके अलावा 30,000 सवार प्रदान किए। परिणाम